हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वत्स। तो अभी हम पढ़ रहे हैं मिडीवियल इंडियन हिस्ट्री, यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो पिछले वीडियो में हमने रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ा था, और इसके अलावा हमने मुइजुद्दीन बाहरम शाह और अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, इनके बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, लेकिन मेनली कवर किया था ज़्यादातर पार्ट रजिया सुल्तान के बारे में। तो आज हम उसी के आगे स्टार्ट करेंगे। एक और शक्तिशाली राजा के बारे में पढ़ेंगे, गुलाम वंश का एक और शक्तिशाली राजा जिसका नाम है बलबन। ठीक है, तो आज हम बलबन के बारे में पढ़ेंगे। क्या नाम है? बलबन। ठीक है, ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बलबन के बारे में। तो बलबन का सबसे पहले देख लेते हैं संक्षिप्त परिचय। स्मॉल इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे बलबन का पूरा नाम। ठीक है, पूरा नाम इसका क्या है? तो बलबन का पूरा नाम है गयासुद्दीन बलबन। क्या नाम है? गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन। और ये आया कहाँ था? आया कहाँ से था? तुर्किस्तान से। क्यों? क्योंकि तुर्किस्तान से ही गुलाम खरीदकर भारत लाए जाते थे और सुल्तान को बेचे जाते थे। ये बलबन जो है ये भी एक गुलाम था, ये भी तुर्किस्तान से लाया गया था खरीदकर भारत में। ठीक है, तो तुर्किस्तान से इसको खरीदा किसने था? उसका नाम है ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी। ठीक है, ठीक है, ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी ने इसको तुर्किस्तान से खरीदा था और लाया कहाँ पे था? दिल्ली में। ठीक है, बलबन को तुर्किस्तान से खरीद कर दिल्ली लाने वाला शख्स ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी। और इस ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी से दिल्ली में इसको किसने खरीदा था? इल्तुतमिश ने। ठीक है, नीचे लिख देना। ठीक है, इल्तुतमिश। ठीक है, बलबन का पूरा नाम क्या है? गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, कहाँ से आया था ये? तुर्किस्तान से। कैसे आया था? खरीद कर लाया गया था। किसने खरीदा था? ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी ने। ठीक है, और दिल्ली में इसको खरीदा किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है, और इल्तुतमिश ने कब खरीदा? जब इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, ग्वालियर जीतने के बाद। कब खरीदा था? इधर लिख दे रहा हूँ, ग्वालियर। ठीक है, ये ग्वालियर जीतने के बाद जब इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर विजय प्राप्त कर ली तो उन्होंने बलबन को खरीद लिया। ठीक है, ग्वालियर जीतने के बाद इल्तुतमिश ने ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी से बलबन को खरीदा। ठीक है, और बलबन एक बहुत ही सुदृढ़, बहुत ही योग्य और बहुत ही मजबूत प्रकार का सरदार था। ठीक है, ये गुलाम था, लेकिन ये हर प्रकार की शिक्षाओं में, हर प्रकार के प्रशासन में ये निपुण व्यक्ति था। ठीक है, सैन्य व्यवस्था को संभालने में, प्रशासन को देखने में और राजकाज चलाने में, युद्ध करने में, हर तरह की कला जो कि एक सुल्तान को आनी चाहिए, वो सारी कला इस बलबन के अंदर थी। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं।
ठीक है। ये बलबन जो था रजिया के टाइम में भी था। क्यों? क्योंकि ये तो इल्तुतमिश के टाइम पे ही खरीद लिया गया था, इल्तुतमिश ने ही खरीदा था, तो ये रजिया के टाइम पे भी रहा होगा। तो रजिया जब शासन कर रही थी तो उसके टाइम पे ये महत्वपूर्ण पद पे था। वो पद था अमीर शिकार। ठीक है, अमीर ए शिकार। ठीक है, अमीर ए शिकार पद पर था जब रजिया शासन कर रही थी तब। ठीक है, बाद में ये काफ़ी मजबूत सरदार बना जब मुइजुद्दीन बैरम शाह और अलाउद्दीन मसूद शाह शासन कर रहे थे। इन दोनों का शासन जब समाप्त हो गया 1246 में, तब तक ये बहुत ही मजबूत हो चुका था। तो इसी बलबन के दम पर ही नसीरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठा था। नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है। नसीरुद्दीन महमूद जो बैठा था, ये बलबन, वास्तव में कहा जाए बलबन के द्वारा बैठाया गया था तो भी गलत नहीं होगा। बलबन के दम पर ही ये गद्दी पर बैठा था और ये इसने शासन किया 1246 से लेकर 1265 तक। लेकिन वास्तव में नसीरुद्दीन महमूद जो था ये सिर्फ नाम का राजा था, वास्तविक राजा तो बलबन ही था। क्यों? क्योंकि इस नसीरुद्दीन महमूद ने राज्य की पूरी शक्ति बलबन के हाथों में दे रखी थी। जितने भी काम करने होते थे राज्य के, मैंने भी पहले ही बता दिया, हर कला में निपुण था। तो राज्य चलाने की, शासन चलाने की जितनी भी कलाएं थी सब बलबन को आती थी। बलबन ही राज्य चलाता था। नसीरुद्दीन महमूद तो खाली एक नाम का शासक था। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद का जो मुख्य व्यवसाय था वो था टोपी बनाना। आप सोचिए, एक ऐसा राजा जो टोपी बनाता था, उसी से अपनी जीविका चलाता था। ठीक है, ये ऐसा राजा था नसीरुद्दीन महमूद जो कि टोपी बना बना कर अपना जीवन चलाता था, लेकिन था ये वास्तव में राजा। तो क्या है, आप खुद सोचिए, क्या वो राजा हो सकता है जो टोपी बनाकर जीवन चलाना पड़ रहा हो जिसे? ये राजा था, औपचारिक रूप से राजा यही था, नाम इसी का था, लेकिन सिर्फ नाम का था। वास्तविक राजा बलबन ही था। 1246 से ही बलबन के हाथों में आ गई थी। इसीलिए इसके बाद जो आया, इसका जब समय खत्म हुआ तो 1265 में बलबन का ही आना स्वाभाविक था सत्ता में, क्योंकि वो अभी तक पर्दे के पीछे शासन चला रहा था। अब 1265 के बाद बलबन पर्दे के आगे से शासन चलाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आता है गयासुद्दीन बलबन का समय। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन का, जगह नहीं थी यहाँ पे, यहाँ लिख दे रहा हूँ, गयासुद्दीन बलबन, ये एक साथ ही है। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन, क्लियर है। अब आ गया 1265 से गयासुद्दीन बलबन का टाइम। इसके बारे में कुछ खास बातें थी, मैंने बता दी। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए, बलबन की जो बेटी थी उसका विवाह इसी नसीरुद्दीन महमूद के साथ हुआ था। बलबन, ठीक है, बलबन की बेटी जो थी, बलबन की बेटी की शादी इसी नसीरुद्दीन महमूद से हुआ था, उसका विवाह। ठीक है, बलबन की पुत्री का नसीरुद्दीन महमूद के साथ, मतलब नसीरुद्दीन महमूद बलबन का दामाद ही था। ठीक है, यह हुआ संक्षिप्त परिचय। बलबन के संक्षिप्त परिचय के बाद अब जान लेते हैं बलबन के बारे में कुछ खास बातें। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखते हैं। बलबन जब भी राज दरबार में बैठता था हमेशा गंभीर मुद्रा में बैठता था। ठीक है, सीरियस होके गंभीर मुद्रा में बैठता था। वो हंसी मजाक नहीं करता था। ठीक है, हंसी मजाक नहीं, वो हमेशा सीरियस रहता था, सीरियस रहता था राज दरबार में। ठीक है, हंसी मजाक नहीं। वो कहता था कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। ईश्वर का प्रतिनिधि, ठीक है, कि राजा को बनाने वाला ईश्वर है, भगवान है। ठीक है, तो राजा की इज्जत सबसे ज़्यादा होनी चाहिए।
ठीक है। और इसी को बोला जाता है सुल्तान जिल्ले इलाही, ठीक है, ईश्वर का प्रतिनिधि, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि, इसी को बोला जाता है सुल्तान जिल्ले इलाही, ठीक है, जिल्ले इलाही, ठीक है। ये कहना था बलबन का, ठीक है। और इस ये कहता था कि राजा जो है ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसलिए इसकी सारी बात, राजा के द्वारा कही गई सारी बातें सही हैं। राजा के किए गए कार्यों की जांच नहीं हो सकती, राजा के ऊपर किसी और प्रकार का दबाव नहीं हो सकता, राजा निरंकुश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक शब्द आया अब, निरंकुश, ठीक है, राजा निरंकुश होना चाहिए, ठीक है। यह बलबन के द्वारा कही गई बातों में एक प्रमुख बात थी, ठीक है। और जब भी आता था राज दरबार में एक निश्चित भाव भंगिमा के साथ, एक निश्चित वस्त्र ड्रेस एक विशेष प्रकार का पहन के, वो कभी भी मतलब कि अनुशासन में रहता था, हमेशा अनुशासन को ब्रेकअप कभी नहीं करता था, अनुशासन को तोड़ता नहीं था, हमेशा डिसिप्लिन का पूरी तरह से पालन करता था बलबन, ठीक है। तो क्या आएगा? अनुशासन का पालन अच्छी तरह से, ये बलबन की खास बातें हैं, ठीक है। अनुशासन का पालन, ठीक है, ये तीसरी खास बात रही बलबन के बारे में। और बलबन ने नियम लगाया कि सैनिकों को वेतन जो मिलेगा वो सीधे सीधे नगद में मिलेगा, ठीक है, किसी और ढंग से नहीं, पारितोषिक या इनाम देकर या फिर वस्त्र देकर या फिर वस्तु देकर या फिर इनाम देकर वस्तुओं के रूप में, ये सब नहीं, सीधे नगद के रूप में सैनिकों को वेतन दो, ठीक है। तो आदमी की सैलरी बाय कैश, नगद में देने वाला राजा बलबन, ठीक है, सैनिकों का वेतन नगद में, ठीक है। ये बलबन ने का ये काम किया, ठीक है। और बलबन ने दिल्ली को सुरक्षित रखने के लिए दिल्ली के आसपास के जो जंगल थे उनको कटवा दिया और वहां पर पुलिस चौकियों का निर्माण कराया, ठीक है। क्या किया? दिल्ली के आसपास, कौन सा पॉइंट होगा? 4 हो गए, 5वां पॉइंट अब बलबन के बारे में नोट कीजिए, ठीक है। दिल्ली के पास के जंगलों को कटवा दिया, जंगलों को कटवाया, ठीक है। और वहां पर जब जगह खाली हुई तो चौकियों का निर्माण कराया, ठीक है, सुरक्षा के लिए चौकियों का निर्माण, जैसे आज के ज़माने में होती है ना पुलिस चौकी, उसी टाइप का, ठीक है। और ये काम कर लिया उसने, तो इसकी वजह से वो मेवातियों का विद्रोह उसने दबा दिया, ठीक है। किसका विद्रोह? मेवातियों का विद्रोह दबा दिया बलबन ने। जब भाई दिल्ली के पास के जंगल कट चुके हैं, चौकियों का निर्माण हो चुका है, तो नज़र तो आसानी से रख ही लेगा, तो इस प्रकार उसने मेवातियों का विद्रोह दबा दिया, ठीक है। किसने दबाया? बलबन ने। ओके, आगे चलते हैं। और कानून जो बनाया उसने कठोर कानून बनाया, बलबन ने कोई भी कानून लचीला कानून नहीं था, बलबन ने जो भी कानून बनाए कुरान के अनुसार बनाए, और कुरान के अनुसार बनाए गए कानून भी कड़े कानून बनाए। तो बलबन के 6ठा पॉइंट है कड़े कानून बनाए, कड़े कानून बनाए। और कड़े कानून का आधार क्या रखा? कुरान, ठीक है, कुरान के नियम, ठीक है, कुरान के आधार पर उसने कड़े कानून बनाए।
और इसके अलावा उसने अपनी गुप्तचर व्यवस्था बहुत ही उच्च कोटि की रखी, ठीक है, हाई लेवल टाइप उसकी गुप्तचर व्यवस्था थी, ठीक है, गुप्तचर व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी बलबन के समय पे। बलबन की गुप्तचर व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी, गुप्तचर व्यवस्था अच्छी क्या, बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो बलबन के बारे में जो कुछ पॉइंट थे उन पॉइंट को मैंने बता दिया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुन लीजिए। पहली बात, राज दरबार में हमेशा गंभीर मुद्रा में बैठता था, हंसी मजाक नहीं। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, इसलिए उसके काम पे उंगली नहीं उठाई जा सकती, वो निरंकुश होना चाहिए। वो कौन? राजा, ठीक है। और अनुशासन का पालन हमेशा अच्छे से करता था। सैनिकों का वेतन नगद में देता था, ठीक है। आगे देखिए, दिल्ली के पास के जंगलों को कटवा दिया और वहाँ पर चौकियों का निर्माण कराया और इस प्रकार उसने मेवातियों का विद्रोह दबा दिया, ठीक है। और कड़े कानून बनाए उसने, और कड़े कानून बनाने का आधार क्या रखा? कुरान के आधार पर उसने नियम बनाए। अगला क्या है? बलबन की गुप्तचर व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी, ठीक है। ये हुआ बलबन के बारे में कुछ खास बातें। अब बलबन के अन्य उपलब्धियों के बारे में देख लेते हैं। उसने न्याय व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था कैसी रखी, ठीक है। अन्य उपलब्धियां, ये भी बलबन का ही रहेगा, ठीक है। बलबन की अन्य उपलब्धियां, उसने केंद्रीय सैन्य विभाग की गठन किया, ठीक है, केंद्रीय सैन्य विभाग, ठीक है। उसको नाम दिया दीवाने अर्ज, ठीक है। क्या नाम दिया? दीवाने अर्ज, ओके। अगला पॉइंट देखिए, उसने अपने अयोग्य और वृद्ध सैनिकों को पेंशन देकर पदमुक्त कर दिया। जो सैनिक अयोग्य थे या फिर वृद्ध थे, उन सभी को, ये नॉर्मल इंसान नहीं, सैनिक मैं लिख देता हूँ, ठीक है, जिससे आप भूले नहीं, सैनिक, ठीक है। अयोग्य और वृद्ध सैनिकों को पेंशन देकर घर भेज दिया, मतलब नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से निकाला क्या मतलब? उनको पेंशन दिया और घर जाओ, अब पेंशन लो, तुम सेना में रहने लायक नहीं हो, इस प्रकार की व्यवस्था किया, ठीक है। मतलब उसको सेना मजबूत करना था, ठीक है, पेंशन देकर पदमुक्त कर दिया, ठीक है। इसके बाद और देखते हैं अगला पॉइंट। इसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस स्टार्ट किया और उसको अनिवार्य किया, सिजदा पाबोस। अब ये सिजदा और पाबोस क्या है? जैसे आप अगर कभी किसी से मिलते हैं, मित्र से या गुरुजन से या फिर रिश्तेदार से, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? शिष्टता को दिखाने के लिए आप नमस्कार करेंगे या पैर छुएंगे, ये सब करेंगे ना। तो वैसे ही बलबन ने भी दो चीज़ें अनिवार्य कर दी कि आप राजा से अगर मिलेंगे तो आपको सिजदा और पाबोस करके शिष्टता दिखानी ही पड़ेगी, ठीक है। आपका मन हो या ना हो, लेकिन आपको ये करना ही पड़ेगा, सिजदा और पाबोस, ठीक है। अब ये सिजदा क्या है? सिजदा का मतलब जब भी राजा के सामने जाइए तो घुटनों के बल बैठ जाइए, ठीक है, यह है सिजदा। और पाबोस क्या है? जब राजा के सामने आप घुटनों पे बैठ जाइए तो घुटनों पर बैठकर आप राजा के कदमों को चूमिए, ठीक है, यह है पाबोस, ठीक है। सिजदा और पाबोस समझ में आ गया? ये दोनों प्रोसेस बलबन ने स्टार्टिंग की और इसको अनिवार्य कर दिया, ये करना ही पड़ेगा, ठीक है।
आप भूले नहीं, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ सिजदा और पाबोस का मतलब। ठीक है, मैंने सिजदा और पाबोस का मतलब लिख दिया है, मैंने बता भी दिया, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसने एक नया उत्सव स्टार्ट किया, नवरोज, जो कि फारसी ट्रेडिशन पे था। ठीक है, नवरोज का आरंभ। हालांकि ये भारतीय रीति रिवाज का नहीं था, ये फारसी रीति रिवाज का उत्सव था। ठीक है, नवरोज का आरंभ कराया। अपने विरोधियों के प्रति इसने लव एवं रक्त की नीति अपनाई, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ठीक है, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, हिंदी में बोला जाए लव और रक्त नीति। ठीक है, और उसने अपना जो दरबार सजाया था उसने ईरानी परंपरा के अनुसार सजाया था। ठीक है, बलबन का जो दरबार था ईरानी परंपरा के अनुसार था। ठीक है, सजाया। बलबन ने अपना दरबार ईरानी परंपरा के अनुसार सजाया। ठीक है, इसने उच्च कुल और निम्न कुल के बीच अंतर स्टार्टिंग किया। मतलब इसका कहना था कि उच्च कुल और निम्न कुल में अंतर साफ होना चाहिए। ठीक है, उच्च कुल मतलब हाई क्लास और निम्न कुल मतलब लोअर क्लास। हाई क्लास और लोअर क्लास के बीच में डिफरेंस होना चाहिए, और ये करने वाला कौन था? बलबन। ठीक है, और बलबन ने जो सिक्के चलाए उस पर खलीफा का नाम अंकित कराया। ठीक है, जिससे कि खलीफा के प्रति उसका जो उसके मन में सम्मान था उसको दर्शाया जा सके। ठीक है, सिक्कों पर खलीफा का अंकन। खलीफा का अंकन। और बलबन एक ऐसा शासक था जो दिन में 5 बार नमाज पढ़ता ही था। उसको अभी मैंने कुछ देर पहले बताया ही था कि वो कुरान के नियमों के आधार पर उसने शासन व्यवस्था बनाया था। तो कुरान के अनुसार 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए, तो उसने 5 बार नमाज पढ़ने को प्राथमिकता भी दिया। ठीक है, बलबन हमेशा 5 बार नमाज पढ़ता था दिन में, कभी भी छूटने नहीं देता था वो। अब बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध विद्वान रहते थे, काफ़ी फेमस है, नाम सुना होगा। अमीर खुसरो, ठीक है, और अमीर हसन, 2 नाम हैं, नोट कर लीजिए। अमीर खुसरो और अमीर हसन। ठीक है, अमीर खुसरो और अमीर हसन। और इनके दरबार में एक ज्योतिषी भी रहते थे। ठीक है, और ज्योतिषी के साथ साथ वो चिकित्सक भी थे। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर कम डॉक्टर। ठीक है, ज्योतिषी और चिकित्सक एक साथ। क्या नाम था उनका? मौलाना हमीदुद्दीन मुतरिज। क्या नाम था उनका? मौलाना
हमीदुद्दीन मुतरिज, ठीक है, थोड़ा बड़ा नाम है, मौलाना हमीदुद्दीन मुतरिज, ठीक है, थोड़ा गलत है, इसको सही कर लीजिए, हमीदुद्दीन, ठीक है, ठीक है, मौलाना हमीदुद्दीन मुतरिज, ये सही नाम है, ठीक है। ये कौन थे? ज्योतिषी थे और चिकित्सक, ठीक है, और इनके दरबार में अमीर हसन और अमीर खुसरो नाम के कवि रहते थे। चिकित्सक और ज्योतिषी के रूप में मौलाना हमीदुद्दीन मुतरिज रहते थे। और बलबन ने अपने आप को आफरा जियाब का वंशज बताया है, ठीक है, ये चीज़ स्टार्टिंग छूट गई थी, मैं ये बता दे रहा हूँ। और बलबन ने अपने आप को आफरा सियाब का वंशज बताया था, आफरा सियाब का वंशज, ठीक है। और बलबन ने शासन व्यवस्था को चलाने के लिए और अनुशासन का पालन करने के लिए शराब को उसने छोड़ दिया था, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा बलबन का जीवन व्यक्तित्व और बलबन का शासन, ठीक है। गुलाम वंश का एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था बलबन। तो उस गयासुद्दीन बलबन के बारे में ये स्टडी रही। अब जो थोड़े बहुत से गुलाम वंश के छोटे शासक बचे थे 1287 से लेकर 90 के बीच में, जैसे शमसुद्दीन क्यूमस, कैकुबाद, इन सब की स्टडी अगले वीडियो में करेंगे, छोटा वीडियो रहेगा, ठीक है। थोड़ी बहुत जानकारी ले लेंगे, उसके बाद खिलजी वंश पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।